देखिए सीखो 24 सितंबर रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो, मैं न सही कोई और किनारे पर उतर जाएगा। बेशक जिसके भी ये सोच होगी, आप समझ सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि ऐसे लोग समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते भी हैं जो एक नया समाज हमारे सामने लेकर आते हैं। और एक यही विजन है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का। वो भी यही चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी सब एक साथ चलें, आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ता चला जाए। और इसीलिए वो कुछ खास लोगों की मन की बात में तारीफ भी करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जब सराहना मिलती है तो वो और आगे अच्छा काम करने के बारे में सोचते हैं और कई और लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, ताकि एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सके, एक बेहतर समाज हमारे सामने हो। और आज भी हम आपके लिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कबूल कीजिए। आप जानते हैं कि बनासकांठा की बनास डेयरी एशिया में सबसे बड़ी डेयरी शुमार की जाती है। और यहाँ के किसान जो कभी खेती बाड़ी को ही अपनी जिंदगी माना करते थे, अब वो भी दूध की पैदावार में अपना ताउन दे रहे हैं। आसपास के इलाकों की बात करें या फिर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, यहाँ के किसान अब वहाँ दूध बहुत आसानी से पहुँचा रहे हैं, और वो भी ट्रक ऑन ट्रैक की मुहिम से जुड़कर। ये बहुत ही शानदार मुहिम है और इस मुहिम से जुड़कर यहाँ के किसान बेहद खुश हैं। और ख़ास बात यह है कि मन की बात में भी इस बात का जिक्र किया गया। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ के किसानों की तारीफ की है और ये भी कहा है कि ट्रक ऑन ट्रैक से जुड़कर यहाँ के किसान बेहद ज़िंदगी में कुछ ख़ास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। तो क्या है ये मुहिम और इस पर किस तरह से किया जाता है काम, आइए देखते हैं। ये बनास डेयरी है जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी समझी जाती है। ये यहाँ के किसानों का जज्बा है कि वो खेती बाड़ी के बजाय दूध की पैदावार पर तवज्जो देकर बनासकांठा को उन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला जिला बना दिया है। वो अपनी रिवायती खेती के बजाय दूध की पैदावार को अपना अहम पेशा बना रहे हैं। सूरत हाल ये है कि कुछ देहातों के 80% किसानों ने अब दूध की पैदावार शुरू कर दी है। यहाँ रोजाना औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरी रियासतों में भी भेजा जाता है। अब तक दीगर रियासतों में दूध की बरवक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए टैंकरों या फिर मिल्क ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग में काफी वक्त लगता था और कई बार बहुत सा दूध ज़ाय हो जाता था। इस मसले पर काबू पाने के लिए डेयरी को रेलवे का ताउन हासिल हुआ और ट्रक ऑन ट्रैक पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक शुरू हुआ। इसमें दूध के ट्रक बराह रास्त ट्रेन में डाले जाते थे, जिसकी वजह से आमदरफ्त का मसला दूर हो गया। जो दूध पहले पहुंचाने में 30 घंटे लगते थे, अब आधे से भी कम वक्त में पहुंच रहा है। और यही वजह है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में ट्रक ऑन ट्रैक की तारीफ की है। डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई चौधरी ने ट्रक ऑन ट्रैक प्रोजेक्ट की तारीफ करने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी वजीर आज़म के हर आइडिया और विजन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आज तमाम दूध पैदा करने वाले वजीर आज़म की तरफ से दिए गए एजाज के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। हम तरक्की और तरक्की के उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्र में, दूर दरार एरिया में छोटे छोटे लोग मिलकर सहकारिता के माध्यम से अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उनकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में हो और मन की बात में इस बात की तारीफ करे, उल्लेख करे
ये हम लाखों किसान परिवारों का सम्मान है। ये सब इसलिए हो पाया कि हर बार मोदी जी ने कोई न कोई नया आइडिया दिया, और ये आइडिया के कारण आज हम एशिया की सबसे लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव हम बन गए। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का हमें बताया। इस आइडिया के कारण हमने ई डेयरी की बात हमने कंसेप्ट लिया। जैसे दूध कोई पशुपालक अपनी गांव की मंडली में जमा करवाता है तो उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए कितने फैट हुए, कितने एसएनएफ हुए और कितने रुपये हुए इमीडिएट आ जाता है। हमारे यहाँ से लेकर बाहर का जो भी काम है पूरा का पूरा ई डेयरी कंसेप्ट के कारण टोटल प्रोक्यूरमेंट हमने ऑनलाइन किया। इनके कारण भी हमने करोड़ों रुपयों की बचत की और ये पैसा हम पशुपालक तक पहुँचा रहे हैं। यही नहीं, बनास डेयरी के सदर शंकर भाई चौधरी भी लोगों को माहौलियाती तहफ्फुज़ के बारे में आगाह कर रहे हैं और मुहिम चलाकर दरख्त भी लगाते हैं। उनकी काबिल सताइश कोशिश ने बनासकांठा जिले में सब्ज इनकलाब का आगाज किया है और इसीलिए पीएम ने उनके बीज बॉल और दरख्त लगाने की मुहिम की तारीफ की। यकीनन शंकर भाई लोगों के लिए तहरीक का जरिया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज जज्बा इंडिया में अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमनप्रीत से। जी हां, अमनप्रीत वो शख्सियत हैं जिन्होंने काफी कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन आज वो एक नया कारोबार कर रहे हैं। जी हां, दूध का कारोबार कर रहे हैं। किस तरह से दूध को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इसकी पैदावार में मजीद इजाफा किया जा सकता है। न सिर्फ उनके आसपास का माहौल सुधर रहा है, बल्कि उनके साथ उनके कुछ भाई भी हैं जो उनका इस काम में साथ देते हैं और दूध की पैदावार में लगातार इजाफा हो रहा है। और यहाँ आपको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अमनप्रीत की तारीफ की है। और वाकई ये तो आप जानते ही हैं कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ करते हैं तो यकीनन वो कुछ अलग होता है, समाज से हटकर काम करता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अमनप्रीत से। राजस्थान के कोटा के रहने वाले अमनप्रीत आज नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया बन गए हैं। दरहकीकत कोटा में डेयरी फार्म चलाने वाले अमनप्रीत ने अपने घर में गाय के गोबर गैस के 2 प्लांट लगाए हैं, जिनसे वो बिजली पैदा करके घरेलू इस्तेमाल के लिए 80% बिजली बचाते हैं। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अमनप्रीत की तारीफ की और मुल्क के नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और नए स्टार्टअप्स में तवानाई की खपत को कम करने की तरकीब दी। इस वक्त अमनप्रीत के पास तकरीबन 260 गायें हैं, जिनसे रोजाना 1500 से 2000 लीटर दूध तैयार हो रहा है और दूध की बहुत सी मसनूआत भी बनाई जा रही हैं। अमनप्रीत के मुताबिक उनके पास कीचड़ की खाद का एक प्लांट भी है, जिसके जरिए एक माह में 7 से 8 टन खाद तैयार हो जाता है। इसके अलावा अमनप्रीत डेयरी से ऑनलाइन कीचड़ का पानी भी फरोख्त कर रहे हैं, जिसे माई खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमनप्रीत 250 से 300 लीटर कीचड़ का पानी ऑनलाइन फरोख्त करते हैं। खास बात यह है कि दूध की प्रोसेसिंग यूनिट के साथ बायोमास के लिए लगे इस प्लांट में सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे केंचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। ये करीबन यहाँ पे हम लोग 8 से 10 टन के आसपास महीने का केंचुआ खाद कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये टाइगर वॉर्म इसके अंदर है, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है। और ये ब्रीड से क्या है कि जो आपका रिप्रोडक्शन साइकिल है कम होता है, और केंचुए खाद का जो बनने का प्रोसीजर है नॉर्मल रहता है 70 से 80 दिन, 90 दिन, और यहाँ पे आपका करीबन 40-50 दिन में ही बन जाएगा। हम इससे बनाते हैं वर्मी वॉश भी, जो कि केंचुओं का पानी होता है। पूरे का पूरे जो केंचुओं का पानी होता है वो हम लोग इस तरह से जो टैंक्स होते हैं साइड में, इसमें हम लोग डाल देते हैं। और ये केंचुए का पानी जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। 40 किलो जो केंचुआ खाद है इक्वल्स टू 1 लीटर ऑफ वर्मी वॉश होता है। अमनप्रीत ने बताया कि उन्होंने ये स्टार्टअप अपने 3 कजिन्स के साथ मिलकर किया था, गगनप्रीत, अमनप्रीत और आत्मजोत।
और उनकी कंपनी का तीनों चचेरों भाइयों के नामों के पहले हरफ को मिलाकर जो नाम बना वो था गौ, और इसी नाम से डेयरी की शुरुआत हो गई। ये संस्था हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट करी थी कोटा राजस्थान के अंदर, और हम तीनों भाइयों के इनिशियल से गौ ऑर्गेनिक्स का ओरिजिनेशन होता है, गगन, अमन और उत्तम। और बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हमारी कोशिश ये थी कि डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से करना। सस्टेनेबल इस तरीके से बनाया कि हम लोगों ने डे 1 से ही हमारे डेयरी फार्म के अंदर बायोगैस प्लांट का इजाद रखा है। 40-40 किलोवाट के हमारे 2 पावर प्लांट हैं यहाँ पे। 80 किलोवाट की बिजली हम लोग बनाते हैं गोबर से। हम लोगों ने थोड़ा सा रुझान रखा है कि इसके अलावा हम लोग गोबर से भी रेवेन्यू जनरेट करें, वर्मी कंपोस्ट से भी रेवेन्यू जनरेट करें, वर्मी वॉश भी इससे एक अलग रेवेन्यू है, वोम्स का अलग रेवेन्यू होता है, जो केंचुओं का उसका भी अच्छा रेवेन्यू होता है। और साथ ही साथ में बायोगैस जो कि जिस भी फार्म पे या फिर जिस भी खेत में किसान जो मेहनत कर रहा है पूरी इंडस्ट्री ला के बैठा है, तो वहाँ पे बिजली का भी संसाधन आ जाए। आज वो न सिर्फ बड़ी मकदार में दूध तैयार कर रहे हैं और डेयरी मसनूआत तैयार कर रहे हैं, बल्कि शहद की मक्खियों के पालने और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी मसनूआत तैयार कर बैरूनी ममालिक बरामद कर रहे हैं। यकीनन आज वो बहुत से नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज जज्बा इंडिया में हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमानों को आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बेशक अगर हम अपनी माजी की बात करें, हम अपनी तारीख की बात करें, तो इन सफ़ात में आज भी ऐसे बहुत सारे किले, ऐसी बहुत सारी दीवारें, ऐसी बहुत सारे मकामात या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे पत्थर हमें मिल जाते हैं जिनके बारे में हम जान ही नहीं पाए आज तक कि ये किस दौर के हुआ करते होंगे। ऐसे ही एक शख्स हैं धनपाल, जो पेशे से तो ड्राइवर थे, लेकिन बचपन से कहानियां पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। बचपन से ही बेशुमार कहानियां वो पढ़ा करते थे और फिर वो बन गए ड्राइवर। और साथ में उन्होंने जब सयाहों को घुमाया तो उनकी दिलचस्पी तारीख में और ज़्यादा बढ़ती चली गई। आज उन्होंने बहुत सारे पत्थरों को ढूंढा है और ये भी पता लगाया है कि ये किस दौर के थे, कितने कीमती थे और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं धनपाल जी से और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने तारीख में दिलचस्पी पैदा की और आज वो कौन कौन से पत्थर हमारे सामने लेकर आ चुके हैं। पत्थर कहानियां कहते हैं और उनमें मनुष्य का हृदय विश्राम करता है। वो व्यक्ति
जो पहले बेंगलुरु के चारों ओर लोगों को बस में बिठाता था, अब उसने शहर के ऐतिहासिक पत्थरों की खोज करके शहर की भूली हुई किंवदंतियों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। धनपाल की इस यात्रा की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। दरअसल साल 2006 में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी बीएमटीसी के बस ड्राइवर धनपाल को दर्शनीय स्थलों की यात्रा विंग में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब लोकप्रिय रूप से बेंगलुरु दर्शिनी कहा जाता है। उन्हें शहर के विभिन्न स्थानों को कवर करने के लिए एक पर्यटक बस चलाने का काम सौंपा गया था। एक दिन जब मैं मल्लेश्वरम में सैंकी टैंक के आसपास कुछ पर्यटकों को ले जा रहा था, तो उनमें से एक ने पूछा, इसे सैंकी क्यों कहा जाता है? मैं अवाक रह गया और अपने आसपास के इतिहास को न जानने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगा। वो ट्रिगर था। मैंने झील के इतिहास को गहराई से जानना और पढ़ना समझना शुरू किया और मुझे पता चला कि इसका नाम इंजीनियर रिचर्ड्स हिराम सैंके के नाम पर रखा गया है। इसके बाद मेरी इतिहास में रुचि विकसित हुई और आज मैं बेंगलुरु में करीब करीब हर जगह का अतीत जानता हूँ। धनपाल का इतिहास के प्रति प्रेम ऐसा बढ़ा कि धनपाल ने बीएमटीसी में अपनी दैनिक शिफ्ट के बाद बेंगलुरु की विरासत की खोज में समय देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मित्र और मार्गदर्शक प्रोफेसर के.आर. नरसिम्हन की मदद से विभिन्न समय अवधि से संबंधित 100 से अधिक शिलालेख पाए हैं। और अधिक जानने की चाह के साथ धनपाल ने कन्नड़ साहित्य परिषद के शाम के कॉलेज में दाखिला लिया और 2020 में पुरालेख में डिप्लोमा हासिल किया। अब वो बीएमटीसी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब वो अपना पूरा समय बेंगलुरु में पत्थरों की खोज में बिताते हैं। बेंगलुरु के भीतर छिपे कई पत्थरों में से हीरो स्टोन या वीर गल्लू भी हैं। धनपाल ने उनमें से कुछ की खोज की है। हाल ही में एक खोज के दौरान उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में नगरुरु गांव, दासनपुरा होबली में एक वीर गुल्लू पाया। पत्थर पर राष्ट्रकूट काल का कन्नड़ और सिंधी भाषा में शिलालेख है। उनका कहना है कि ये 967 ईसा पूर्व का है और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति की वीरतापूर्ण कार्य को दर्शाता है। ये 967 ईसा पूर्व का पत्थर है और ये अपने जीवन की कीमत पर गायों को बचाने वाले एक व्यक्ति के वीरतापूर्वक कार्य को बखूबी दर्शाता है। अतीत में गाय जैसे जानवरों को मूल्यवान माना जाता था और उनकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। ये पत्थर उन लोगों के खिलाफ नायक द्वारा की गई बहादुरी भरी लड़ाई को दर्शाता है जो गायों को चुराने आए थे। नायक को धनुष और बाण का उपयोग करके विरोधियों से लड़ते हुए दिखाया गया है। हम नायक के पीछे 4 गायें देख सकते हैं। धनपाल को ऐसे पत्थर भी मिले हैं जहां वीर महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध करते नजर आते थे। वो कहते हैं ऐसे शिलालेखों में हम नायक के पीछे खड़ी महिलाओं की नक्काशी देखते हैं। मेरे नवीनतम अन्वेषणों में से एक में मुझे 10वीं शताब्दी का एक पत्थर पर शिलालेख मिला जिसमें एक व्यक्ति अपने राजा की समृद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा था। ये पत्थर हलासुरु में एक घर के सामने पड़ा हुआ था। जब मैंने शिलालेख पढ़ा और उसे डिकोड किया तभी स्थानीय लोगों को इसका मूल्य समझ में आया। हमारे आसपास ऐसे कई पत्थर और इतिहास हैं जिन्हें हमें तराशना, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षित करना है। बेंगलुरु के आसपास धनपाल की यात्राओं ने उन्हें एक मौलिक सबक दिया है। चाहे हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, विरासत, इमारतों, स्थलों, वस्तुओं और संरचनाओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें समय, स्थानों और घटनाओं से जोड़ते हैं और हमारे अतीत से निरंतरता बनाए रखते हैं। हमारे वर्तमान के लिए हम सब सीख सकते हैं कि हम कहां से आए हैं और आज कहां हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बातें हो रही हैं आपके साथ तारीख की, बातें हो रही हैं आपके साथ गुजरे हुए पलों की
और एक बार फिर आपको हम यकीन दिला दें कि ये सभी वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र मन की बात में हो चुका है, और ये सभी लोग और मजीद जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने फील्ड्स में। तो चलिए एक और शख्स से मिलते हैं जिन्होंने गुफाओं के बारे में बहुत खूबसूरती से पता लगाया है कि इनमें क्या कुछ खास हुआ करता था, और कमाल की बात है कि इन्हें भी लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। ये शख्स हैं मेघालय के, और जानते हैं कि जो गुफाएं हुआ करती थी या फिर आज भी जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनमें क्या कुछ खास रहा है। तो चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। ये मेघालय के रहने वाले ब्रायन डी खारप्रान हैं। ब्रायन को स्पेलियोलॉजी का शौक है। उन्होंने अपना पहला एक्सप्लोरेशन ट्रिप किया। उस वक्त वो स्कूल में पढ़ते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हिंदुस्तान की सबसे लंबी और गहरी गारें मेघालय में मौजूद हैं, तो उनका तजस्सुस और बढ़ गया और 1990 में ब्रायन और उनके दोस्तों ने मिलकर मेघालय में छिपी हुई गारों को दरियाफ्त किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 1964 की बात है कि पहली बार मैंने एक्सप्लोरेशन ट्रिप की। मुझे पता चला कि मेघालय में भारत की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफाएं मौजूद हैं। मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती गई। मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन यानी MMA को उन्होंने कायम किया और गुज़िश्ता सालों में उन्होंने और उनकी टीम ने शुमाल मशरक़ी रियासत में 1700 से ज्यादा गारें दरियाफ्त की और उसे वर्ल्ड केव मैप पर रखा। और इसीलिए PM मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ब्रायन की कोशिशों की तारीफ की है। यही नहीं, ब्रायन और उनकी टीम ने इन गारों के इकोसिस्टम का भी मुतालिया किया और इन गारों में रहने वाली मखलूक़ात का मुतालिया करके कुछ नादिर मालूमात भी इकट्ठी की और लोगों के सामने पेश किया। काबिल जिक्र बात यह है कि ये गारें जमीन पर कहीं नहीं पाई जाती। यही वजह है कि आज हर कोई ब्रायन की कोशिशों को सलाम करता है। 1990 में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर मेघालय में छिपी गुफाओं की खोज के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन की स्थापना की। पिछले कुछ वर्षों में मैंने और मेरी टीम ने पूर्वोत्तर राज्य में करीब 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और इसे वर्ल्ड केव मैप पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरे इस प्रयास की सराहना की, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इन गारों का जिक्र कहीं और नहीं नजर आता और आज हर कोई ब्रायन की कोशिशों को सलाम पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सूरत साड़ी वॉकथॉन में। अब आप समझ गए होंगे कि अब बात होगी महिलाओं की। जी हाँ, जहां इन खवातीन ने, इन महिलाओं ने साड़ी पहनकर अपनी संस्कृति को, अपनी तहजीब को, अपनी वैल्यूज़ को सबका सामने लाकर रख दिया है, एक नया एहसास कराया है। वहीं ख़ास बात यह है कि सारी खवातीन खुद एतमादी से पुर हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो विज़न है कि अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी तहजीब है, जो अपनी वैल्यूज़ हैं, उन सब को साथ लेकर हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें इस वॉकथॉन में भी नज़र आया। तो चलिए आपको दिखाते हैं इन खूबसूरत साड़ियों की बहार। ये सूरत शहर का मंजर है, जिसे टेक्सटाइल हब कहा जाता है, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से तारीखी सूरत साड़ी वॉकथॉन का इनाकाद किया गया। फिट इंडिया के पैगाम के साथ मुल्क में पहली बार मुनाकिद की गई साड़ी वॉकथॉन में सूरत की 10,000 से ज्यादा खवातीन ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। वॉकथॉन की थीम थी वॉक फॉर योर हेल्थ इन 6 यार्ड ऑफ एलिगेंस। योगा गरबा की ताल के साथ शुरू होने वाले इस मुनफरिद वॉकथॉन में मुख्तलिफ रियासतों की खवातीन ने मुतालिका रियासत के डिजाइन, अंदाज और रिंग से मुमासिल साड़ियां पहनी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
दोस्तों, जब कोई भी इंसान अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सकाफत को साथ लेकर चलता है तो उसकी एक सोच होती है कि जब जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हमें तरक्की मिल सकती है। और यकीन मानिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी एक यही विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यानी हम सबको एक साथ लेकर जब आगे चलते हैं तो हम कभी भी किसी से पीछे नहीं रह सकते। और ये बात आज साबित भी हो चुकी है। इसी बात के साथ मैं आपसे यही इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले जो हमेशा आपसे हम कहते हैं कि चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। अरे भैया, यकीन नहीं होता। अरे चचा, ये तो चुप रहे। ठीक है, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन बिजली कैसे बनाएंगे? चचा देखो, इस अफसर ने बड़े पते की बात की है भाई। हुकूमत ने जनधन योजना शुरू की थी ना, हम सबको इसका फायदा मालूम है। और अब ये जो कोऑपरेटिव शुगर मिलों के लिए मंसूबे बनाए गए हैं, इससे हम सबकी आमदनी बढ़ेगी। पिछले महीने मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, उसने कुछ समझाया था, इथेनॉल वगैरह। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तो उसके रहन सहन से मरूब हो गया। चचा मेरी बात तो सुनो। हाँ कहो। यहां देखो, मैं समझाता हूं। देखो, हुकूमत हिंद ने एक तारीखी कोऑपरेटिव चीनी मिलों के ऊपर बकाया तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के मुद्दे को सुलझा लिया है। हुकूमत के इस फैसले से सरकारी शुगर मिल्स और महकमा इनकम टैक्स के दरमियान तवील अरसे से जारी कानूनी जंग से भी निजात मिलेगी। एक और अहम फैसले में हुकूमत ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए उन कोऑपरेटिव शुगर मिलों को आसान क्रेडिट फराहम कराने वाली 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई। जो अपनी मिलों में एथेनॉल और बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाना चाहते हैं या उन्हें वर्किंग सरमाए की जरूरत है। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों पर 2 करोड़ गन्ने के काश्तकारों की रोजी रोटी का इन्हिसार है। इथेनॉल और बिजली की पैदावार से न सिर्फ गन्ने की मिलों की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि पेट्रोल की दरामद से खर्च होने वाले गैर मुल्की पैसे में बचत, सब्ज तवानाई पैदा करने में शराकत और अपने मेंबर गन्ना काश्तकारों को गन्ने की ज्यादा मुनाफा बख्श कीमत देने में काबिल हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। पहली बार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स में किसी को फायदा मिला है तो कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिला है। ये वास्तविकता हमने क्या। एक प्रश्न है कि इथेनॉल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है क्योंकि अभी हालत कुछ चीनी कोऑपरेटिव चीनी मिलों की खस्ता हालत है। पहले तो एनसीडीसी ने एक फैसला ले लिया, महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलों को हम डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार के थ्रू फाइनेंस करेंगे और आरबीआई चीनी सेक्टर, कोऑपरेटिव चीनी सेक्टर के नॉर्म्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर उनको सरलता से ऋण मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अब तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। गन्ना, किसान की नई जिंदगी।